कल रात पहली बार किसी पूल पार्टी में हिस्सा लिया था और उसने अपने आप को बहुत एंजॉय किया था। और आज सुबह तो उसे कल रात की उस पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। वो अपने कमरे तक कैसे पहुंची थी और आखिर में क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। पर अब शोभित ने उससे जो सवाल पूछा था वो मौली को और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। मौली सोच रही थी कि तभी शोभित ने दोबारा पूछा, क्या हुआ बताओ ना, कल तुम कहां गायब थे? मौली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी शोभित ने कहा, क्योंकि कल पार्टी में जिस मौली के साथ मैं था वो बिल्कुल कोई नई लड़की थी जिससे मैं पहले नहीं मिला था। मैं जिस मौली को जानता था वो तो शांत, परफेक्ट, सबकी बात मानने वाली एकदम आइडियल सी लड़की थी। लेकिन कल पार्टी में सबने जिस मौली को देखा वो तो बिल्कुल ऑपोजिट नेचर की थी। मौली ये सुनकर पहले तो सोच में पड़ गई कि कल उसने पता नहीं क्या कुछ कर दिया पार्टी में। लेकिन शोभित जिस तरह से बता रहा था उसे लगा जैसे शोभित उससे काफी इंप्रेस था। शोभित ने फिर से मौली से कहा, बताओ ना, कल वाली मौली को अब तक कहां छुपा कर रखा हुआ था? मौली जाकर अपने बेड पर बैठी और कहा, बस ये समझ लो कि जैसे वो मूवी थी ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे, वैसे ही मेरे भी बहुत सारे शेड्स हैं। शोभित जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर मौली ने पूछा, मैंने कोई जोक मारा क्या? इतना क्यों हंस रहे हो? शोभित ने कहा, तुम्हें सच में नहीं समझ आया कि मैं इतना क्यों हंस रहा हूं? तुमने ये मूवी देखी भी है जो इसका एग्जाम्पल दे रही हो? मौली ने कहा, नहीं, मैंने देखी तो नहीं है, बस नाम सुना है। लेकिन ऐसा क्या है इस मूवी में? शोभित ने कहा, ओ मौली, यू आर टू क्यूट। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम ये मूवी देखना, फिर हम बात करेंगे। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाउ आर यू फीलिंग? मौली ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, बहुत ही बुरा, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, सब कुछ बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है। पता नहीं कल पार्टी में मैंने ऐसा क्या किया कि ये हाल हुआ है। शोभित ने उसे कहा, आई नो, मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम का हैंगओवर बहुत ही गंदा था। मैं तो पूरे दिन ऐसी ही हालत में बैठा हुआ था। लेकिन तुम्हें ऐसे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मौली उसे देखकर मुस्कुराई। शोभित ने हाथ आगे करके उसे एक टैबलेट दिया और कहा, ये दवाई ले लेना, इससे सर दर्द बेटर हो जाएगा, और फिर लेमनेड मंगवाकर पी लेना। थोड़ी देर रेस्ट करो एंड यू विल बी गुड एज न्यू। मौली ने झट से दवाई ले ली और शोभित से पूछा, लेकिन शोभित, मैं कल यहाँ वापस कमरे में कैसे पहुंची? मुझे ना कल डांस फ्लोर पर जाने के बाद और कुछ भी याद नहीं है। शोभित ने कहा, वेल, कल तो तुम वाइल्ड चाइल्ड बन गई थी ना, तो याद कैसे रहेगा? अरे तुम्हें रूम में सही सलामत पहुंचाने के चक्कर में तो मैंने अपनी पार्टी भी छोड़ दी थी, वरना हम दोनों ही पीकर कहीं पड़े रहते। पर घबराओ मत, तुमने सिर्फ एंजॉय किया जिसके लिए तुम उस पार्टी में आई थी, और तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की है। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ था ना, तो मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में फंसने ही नहीं देता। इतना ट्रस्ट तो तुम मुझ पर कर सकती हो ना। मौली ने कहा, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ पहली बार किया है, इसीलिए थोड़ी नर्वस थी। बट अब मैं ठीक हूँ। थैंक यू कल मुझे वहां इन्वाइट करने के लिए, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। तभी शोभित ने एक्साइटेड होकर कहा, ओ मेरे फ्रेंड्स, कल तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। आई मीन, तुमने एक ही दिन में उन पर क्या मैजिक कर दिया? वो हमेशा इतने फ्रेंडली नहीं होते। तुमने देखा ही है कि वो लोग बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, अभी भी, नॉट लाइक अ स्कूल किड्स। पर तुम उन्हें बहुत पसंद आई हो और सबके सब तुम्हारे फैन बन गए। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि अब हमारी कोई भी पार्टी तुम्हारे बिना होने वाली है। मौली मन ही मन ये सब सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी जीत है। तभी शोभित ने कहा, ओके, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने और ये दवाई देने आया था, पर तुमसे चिट चैट करने लगा। अब क्या करूं, तुम्हारे पास आते ही जाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए मैं चलता हूं, एंड आई विल सी यू लेटर। उसने मौली के गाल पर किस किया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मौली बेड पर लेटी और शोभित और पार्टी के बारे में सोचने लगी। वो धीरे धीरे शोभित के सपने देखते हुए वापस सो गई। रॉनी आरित्रिका के कमरे में पहुंचा। जब से आरित्रिका ने उसे कहा था कि वो अकेले में कुछ बात करना चाहती है, तब से रॉनी सोच में पड़ गया था। आरित्रिका वैसे भी सुबह से बहुत सीरियस मूड में थी, जो कि रॉनी ने बहुत दिनों के बाद गौर किया था। पिछले कुछ टाइम से रॉनी और आरित्रिका काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, और जब से शादी के फंक्शन शुरू हुए थे तब से तो रॉनी ने आरित्रिका को और भी अच्छे मूड में देखा था। अपने सारे रिश्तेदारों के बीच में वो काफी खुश थी और शादी के सारे रीति रिवाजों को काफी एंजॉय कर रही थी। रॉनी ने कमरे में घुसते ही देखा कि आरित्रिका अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी हुई थी और बाहर की तरफ ही देख रही थी। रॉनी को वहां पहुंचकर एक पल के लिए वही होटल रूम की पहली मीटिंग याद आ गई, जब आरित्रिका से वो पहली बार मिला था। उस दिन भी माहौल ऐसे ही संगीन था, और रॉनी तब भी नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और वो आज भी नहीं जानता है कि आरित्रिका ने ऐसे उसे अकेले मिलने क्यों बुलाया है। रॉनी ने कहा, आरित्रिका, तुमने मुझे बुलाया था, सॉरी मैं लेट हो गया। एक्चुअली ब्रेकफास्ट करके मैं निकल ही रहा था कि तभी तुम्हारे नाना नानी ने मुझे बुला लिया और अपने किसी रिलेटिव से मिलवाने लगे। और वो जो भी थे वो इतना बोल रहे थे कि सच बताओ तो मुझे याद भी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या कहा मुझसे। और तभी वहां तुम्हारे प्यारे मामा जी भी आ गए। वैसे सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि मामा जी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरे साथ गप्पे मारने का तो एक भी मौका वो छोड़ना नहीं चाहते। क्या बताओ, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैं यहाँ आया हूँ। आरित्रिका इतना सुनकर भी कुछ नहीं बोली। रॉनी के चुप होते ही वहां कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। रॉनी अब थोड़ा नर्वस हुआ कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उसने आरित्रिका से पूछा, आरित्रिका क्या हुआ, तुम इतनी चुपचाप क्यों? कुछ हुआ है क्या? और तुमने मुझे यहाँ ऐसे अकेले में मिलने क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? आरित्रिका अब रॉनी की तरफ बढ़ी और उसे कहा, रिलैक्स रॉनी, आओ बैठो। और वो खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। उसके बैठते ही रॉनी भी जाकर ठीक उसके सामने टेबल की दूसरी तरफ सोफे पर बैठ गया। रॉनी के मन में इस वक्त बहुत बेचैनी थी।
तभी आदित्य ने कहा, रोनी मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूं कि तुम मेरे घर वालों के साथ बहुत घुल मिल रहे हो और वो तुम्हें पसंद भी कर रहे हैं। इससे फिलहाल के लिए हमारे प्लान को और मजबूती मिलेगी और सब कुछ हमारे फेवर में होगा। लेकिन इन सब में एक चीज है जो हमारे खिलाफ जा रही है, तुम्हारी माँ। रोनी बिल्कुल शांत चेहरा रखकर आदित्य की बात सुन रहा था। कहीं ना कहीं ये सुनना उसके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि तारा और आदित्य के बीच चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं और दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती है। आदित्य ने कहा, रोनी मैं तुम्हारे बात नहीं करूंगी, लेकिन सच्चाई तुमसे छुपी नहीं है। तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती है और ना मैं उन्हें। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। पहले तो मैं फिर भी उन्हें जैसे तैसे झेल रही थी, लेकिन कल उन्होंने अपनी हद पार कर दी। कल जो उन्होंने किया ना, वो मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। और बात सिर्फ कल की नहीं है, रोनी वो जानबूझकर बार बार मेरे रास्ते में आ रही है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है एंड आई कांट टेक इट एनीमोर। रोनी ने कहा, हाँ आदित्य मैं समझता, मैं जानता हूँ कि माँ कैसी है और मैंने उनसे इस बारे में बात भी की थी। मैंने उन्हें समझाया है, लेकिन शायद कल जो कुछ भी हुआ ना वो उन्होंने गलती से। आदित्य ने कहा, नहीं रोनी, कल जो कुछ भी हुआ ना वो गलती से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तुम्हारी माँ ने जानबूझकर खा लिए। अच्छा मुझकर सोच समझकर मेरी ड्रेस खराब की। ये उनकी एक चाल थी मुझे परेशान करने की और वो उसमें कामयाब हुई। तुम्हारी माँ कुछ भी गलती से नहीं करती है, बल्कि बहुत प्लानिंग करके हर काम करती है वो। ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो, आखिर बचपन से तुमने उन्हें देखा है ना। रोनी बिल्कुल खामोश था। वैसे भी तारा के कारनामों के आगे कभी भी वो अपना सर उठाकर कुछ कह नहीं पाया था। आखिर उसकी माँ की हरकत ही ऐसी रही है। आदित्य ने कहा, रोनी हमने जब ये डील की थी तब मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम्हारे अलावा ऐसे तुम्हारी फैमिली मैटर्स या फैमिली मेंबर्स से भी डील करना पड़ेगा। मैंने सीधी डील तुमसे की थी ताकि मैं तुम्हारे काम आ सकूं और तुम मेरे। फिर भी इस बीच जब जब तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मैंने आगे आकर हमेशा तुम्हारी मदद की, लेकिन उसके बदले मुझे सिर्फ तुम्हारी माँ से बातें सुननी पड़ती। किस लिए? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं उनकी फालतू बातें सुनूं? आदित्य ने आगे कहा, रोनी मैं कोई राह चलती लड़की नहीं हूं, बल्कि आदित्य मुखर्जी हूं, इस शहर की सबसे कामयाब इंसान, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे इस तरीके से बात करे। ये सब बकवास चीजें ना तुम्हारी डील का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन मैं ये सब नॉनसेंस आगे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। इसीलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है और वही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। रोनी को लगा कि कहीं आदित्य का ये डील तोड़ ना दे। आखिर वो इस वक्त तारा की वजह से बहुत गुस्से में थी और कुछ भी कर सकती थी। अगर डील टूटी तो ये रोनी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, और यही सोचकर रोनी उठ खड़ा हुआ और आदित्य को समझाने लगा। आदित्य मैं अपनी माँ की हरकतों के लिए सॉरी कहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं उन्हें फिर से और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा और मुझे भरोसा है कि इस बार वो मेरी बात जरूर समझेंगे और तुम्हारे साथ आगे कोई पंगा नहीं लेंगे। प्लीज मेरी बात मानो और हड़बड़ी में ना कोई डिसीजन मत लो। आदित्य ने रोनी से कहा, मैंने हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लिया है, बल्कि बहुत सोच समझकर ये डिसाइड किया है कि यही हम दोनों के लिए सही रहेगा। इसीलिए आराम से मेरी बात सुनो। रोनी उम्मीद भरी नजरों से आदित्य को देख रहा था। आदित्य ने कहा, रोनी मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल जब तक तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे। तुम दोनों के बीच में इस साल में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। आदित्य का रोनी का रिएक्शन देख रही थी। रोनी ने जो भी सुना वो उसे सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि आदित्य का ऐसा कुछ कहेगी। आदित्य ने कहा, रोनी तुम्हें कोई कंफ्यूजन है या तुम्हें कुछ भी कहना है या पूछना है तो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगी, लेकिन जो मैंने कहा है वो फाइनल है। रोनी ने कहा, देखो आदित्य मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन या तुम्हारे इस डिसीजन के पीछे का रीजन, लेकिन तुम मेरी जगह से सोचो। मैं वैसे भी अपनी फैमिली को छोड़कर शादी के बाद तुम्हारे यहाँ आकर रहने वाला हूँ, पर मैं ऐसे अपने रिश्ते कैसे तोड़ दूं? और मौनी उसका क्या होगा? तुम जानती हो कि वो मेरे लिए सबसे जरूरी है। आदित्य का मुझे अपनी माँ से कोई ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी माँ है और मौनी की परवरिश और देखभाल के लिए मुझे उनके साथ बात करनी पड़ेगी। आखिर मेरे जाने के बाद वही मौनी के साथ रहने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे होगा। आदित्य ने रोनी से कहा, रोनी मैं इतनी भी स्टोन हार्टेड नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मौनी से जुड़े रहना कितना जरूरी है और मैं उसके बीच में कभी नहीं आऊंगी। मैं तो तुम्हें उसकी देखभाल के लिए पैसे भी दे रही और उससे तो तुम मिलते रहोगे या बात भी करते रहोगे ना, लेकिन मुझे प्रॉब्लम तुम्हारी माँ से और उन्हें मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं देखना चाहती। इसीलिए हमें ये करना ही पड़ेगा। एनीवेज मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, तुम अच्छे से सोच लो, बट आई एम श्योर कि तुम प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे, ना कि इमोशनल होकर। अपनी और मौली की आगे की लाइफ के बारे में अच्छे से सोचो। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के नए पेपर्स हैं, इसमें जुड़े हुए नए क्लॉज को अच्छे से पढ़ लो और साइन कर दो। आदित्य वहां से चली गई, लेकिन रोनी वहां कंफ्यूज होकर बैठा हुआ था। रोनी जब आदित्य के रूम से निकला था वो बहुत कंफ्यूज था। आदित्य के साथ फेक शादी की डील साइन करने के बाद रोनी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, किसी सपने की तरह। वो काफी खुश रहने लगा था और कहीं ना कहीं शायद ये भूल गया था कि ये सब कुछ सिर्फ पल भर के लिए है, एक ड्रामा है जो कुछ दिन चलकर फिर खत्म हो जाएगा और फिर वो वापस अपनी उसी छोटी सी दुनिया में लौट जाएगा। लेकिन आज आदित्य ने अचानक से उसे सच का आईना फिर से दिखा दिया था और कहीं ना कहीं वो तारा को भी पूछ रहा था। तारा जहां भी रहती है अपने आसपास के लोगों के लिए हर दिन नई प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है। रोनी ने उसे समझाया भी था कि अपनी हद में रहे, लेकिन तारा को सीधे तरीके से कोई भी काम करने में मजा ही नहीं आता है। रोनी को लगा था कि कहीं उसकी वजह से आगे चलकर आदित्य का मौली को भी उससे दूर न कर दे, लेकिन वो जानता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी परेशानी के चलते रोनी तारा से जाकर बात करना चाहता था और अपनी भड़ास उतारना चाहता था। रोनी होटल के टेरेस पर खड़ा होकर स्मोक कर रहा था और इन्हीं सब सोच में डूबा हुआ था। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रोनी ने पलट कर देखा कि आहिली उसके पास खड़ी थी। वो वापस घूमकर स्मोक करने लगा। आहिली भी आकर उसके बगल में खड़ी हो गई और रोनी से कहा, नॉर्मली जब कोई मुझे एक बार देखता है तो वो कुछ भी करे, लेकिन इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करता है। रोनी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आहिली ने फिर कहा, हेलो, मैंने ये तुम्हारे लिए कहा, जिस तरह तुमने मुझे इग्नोर मारा ऐसे कभी कोई मुझे इग्नोर नहीं करता है। रोनी ने कहा, तो तुम मेरे साथ बहुत सी ऐसी बातों की आदत डालो जो आज से पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ है। आहिली को लगा कि रोनी थोड़ा डिस्टर्ब था। उसने रोनी की तरफ हाथ बढ़ाया। रोनी ने उसका हाथ देखा और फिर उसका चेहरा देखकर उसने अपनी सिगरेट आहिली को दे दी। आहिली ने 1-2 कश मारे और पूछा, परेशान लग रहे हो? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? रोनी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, नहीं, मैं अपनी परेशानी खुद ही संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारे साथ कोई और नहीं घूम रहा है?
आहिल ने कहा, मुझ पर बड़ी नजर रहती है तुम्हारी। अपनी होने वाली बीवी को छोड़कर अपनी साली को देखते रहते हो क्या? ये मेरे साथ कौन है, कहाँ घूम रहा है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी आहिल ने कहा, वैसे आज मैं किसी और के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, इसीलिए तो घूमते हुए तुम्हारे पास आई। चलो मेरे साथ। वो रोनी का हाथ पकड़कर खींचने लगी। रोनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और पूछा, अरे आहिल क्या कर रही हो? अब चलो मतलब कहाँ चलो? आहिल ने उसे कहा, तुम ना बहुत सवाल करते हो। कभी कभी कुछ काम बिना सोचे समझे, बिना जाने या पूछे करने चाहिए, बिल्कुल मेरे स्टाइल। अब तुम्हें तो ये नहीं आता है, इसीलिए अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ दिन भर सारे बड़े लोगों के बीच में बैठकर पता नहीं क्या बातें करते रहते हो, इसीलिए तुम्हारी लाइफ में इतनी टेंशन है। आओ चलो तुम्हारी टेंशन कुछ कम करते हो। उसने फिर से रोनी का हाथ खींचा और इस बार रोनी ने उसे रोका नहीं। आहिली उसे सीधे अपनी कार में ले गई। रोनी ने देखा कि आहिली के पास कन्वर्टेबल मर्सिडीज गाड़ी है। ये हमेशा से ही रोनी की पसंदीदा गाड़ियों में से एक रही है। वो खुद कभी ऐसी गाड़ी तो खरीद नहीं सकता था, लेकिन जब जब उसने इस गाड़ी को किसी पिक्चर या मैगजीन में देखा था, तो उसने हमेशा खुद को उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ पाया था। रोनी ने हमेशा अपने सपने में देखा कि उसने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, आंखों में बिल्कुल हीरो के जैसे गॉगल्स लगाया हुआ है और किसी हाईवे पर वो ऐसी ही गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहा है। स्पीड की वजह से उसकी सिल्की काले बाल उड़ रहे हैं और वो बहुत खुश है। रोनी फिर से वही सपना देख रहा था कि तभी आहिली ने कहा, जाने के लिए गाड़ी में बैठना भी पड़ेगा, अपने आप ऐसे ही नहीं पहुंचोगे। रोनी ने देखा कि आहिली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी और रोनी के बैठने का इंतजार कर रही थी। रोनी ने गाड़ी में बैठते हुए आहिली से पूछा, तुम मुझे किडनैप करके कहां ले जा रही हो? आहिली ने कहा, किडनैप करने वाले बताते नहीं है कि वो कहां लेकर जा रहे हैं, ये तो तुम्हें पहुंचने पर ही पता चलेगा। और इतना कहकर उसने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई। आहिली बहुत स्पीड में गाड़ी चला रही थी। वैसे तो रोनी को स्पीड से डर नहीं लगता और जब वो खुद भी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठता था तो काफी स्पीड में ही चलाता था, लेकिन आज आहिली की ड्राइविंग देखकर वो खुद भी घबरा रहा था। उसने आहिली से कहा, अब तुम प्लीज गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ। आहिली ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तुम्हें मेरे ड्राइविंग स्किल्स पर भरोसा नहीं है क्या? रोनी ने कहा, अगर मैं कहूं कि नहीं है भरोसा तो स्पीड धीरे कर दोगी? आहिली ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की और रोनी से कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं स्पीड फिर भी धीरे नहीं करूंगी। और उसने गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ा दी और हंसने लगी। रोनी ने गौर किया कि वो लोग शहर से बाहर हाईवे की तरफ मुड़ गए थे। तब उसने आहिली से फिर पूछा, आहिली तुम तो हाईवे पर आ गई, हम आखिर जा रहे हैं? रोनी ने फिर मस्ती भरे अंदाज में कहा, क्या तुम मुझे मेरे शादी के होटल से भगा कर ले जा रही हो? आहिली जोर से हंसने लगी और बोली, तुम एक बार बोलो तो सही, मैं वो भी कर सकती हूँ। रोनी ने कहा, तुम्हारी बहन के साथ तुम ऐसा करोगे? आहिली ने उसे टोका। इस वक्त इस गाड़ी में सिर्फ हम दोनों हैं, तो सिर्फ हमारी बात करो, किसी और की बात नहीं होगी और ये तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। रोनी ने कहा, तुम बिल्कुल ही अलग हो, भगवान ने वाकई में सोच समझ कर तुम्हें बनाया है। आहिली ने कहा, है ना, इसीलिए तो सबको मेरी बात और ज्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान ने इतनी समझदार जो बनाया है, खासकर तुम्हें तो जरूर सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए। रोनी आहिली की तरफ देखने लगा। तभी आहिली ने एक झलक उसे देखा और फिर सामने रोड की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी अभी मैं तुम्हें देख नहीं सकती, आखिर तुम्हारी जान की हिफाजत मेरे हाथों में जो है। रोनी ने अपनी नजर हटाई और मुस्कुराने लगा। वो इस ड्राइव पर आकर काफी खुश था और अच्छा महसूस कर रहा था। वो आर्द्रता वाली बात भी इस वक्त भूल चुका था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और तेज हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसी एहसास में उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। कुछ घंटों बाद जब रोनी सोकर उठा तो उसने देखा कि वो किसी शहर में पहुंच चुके थे। रोनी ने इधर उधर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहां थे। उसने आहिली से पूछा, आहिली हम कहां हैं? मैं इस जगह को नहीं जानता हूं। आहिली ने कहा, गुड इवनिंग सर, ये तो और भी अच्छी बात है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, सो लेट मी वेलकम यू टू वाराणसी। रोनी बिल्कुल चौंक कर उठ बैठा। उसने आहिली से परेशान होकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मस्ती मत करो, प्लीज मुझे सच सच बताओ कि हम ये कहां आए हुए हैं? आहिली ने गाड़ी एक जगह पार्क की और चाबी निकालकर रोनी से कहा, ना तो मेरा दिमाग खराब है और ना ही मैं मस्ती कर रही हूं। हम सचमुच इस वक्त वाराणसी में गंगा घाट के पास खड़े हुए हैं और अब हमें गाड़ी से बाहर उतरना है। प्लीज तुम बाहर निकलोगे? दोनों गाड़ी से बाहर उतरे और रोनी चारों ओर देखने लगा। वो वाकई में गंगा मां के घाट के पास रुके हुए थे, जहां इस वक्त लोगों की भीड़ जमा हो रही थी क्योंकि शाम की आरती का वक्त हो चुका था। रोनी और आहिली भी घाट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन परेशान रोनी ने आहिली से कहा, हम यहाँ घर से इतनी दूर आ गए, वहां सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आहिली, मुझे डर है कि वहां कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए। आहिली इरिटेट होकर रुक गई और उसने रोनी से कहा, रोनी मेरा इंतजार तो कोई भी नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो फोन उठाओ और बता दो सबको कि तुम कहां हो, क्यों हो। लेकिन उससे पहले एक बार अपने आसपास देखो। ये जगह परेशान रहने या चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ तो लोग अपने सारे गम उठाकर कुछ पल की शांति और सुकून के लिए आते हैं। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर आहिली रोनी से आगे निकल गई। कुछ देर के बाद आहिली ने देखा कि रोनी फिर से उसके बगल में चलने लगा था। वो मुस्कुराई और दोनों घाट की तरफ गए। रोनी ने किसी को भी कॉल नहीं किया था। घाट के पास पहुंचकर आहिली ने रोनी से कहा, आरती शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तो चलो हम एक बोट राइड करके आते हैं। दोनों ने एक बोट हायर की और पहले रोनी उसमें चढ़ा और फिर उसने आहिली के लिए हाथ बढ़ाया। आहिली ने उसे कहा, वाह जेंटलमैन, लेकिन क्या है ना, मेरी लाइफ में जेंटलमैन लोगों की जगह नहीं है। उसने कूदकर बोट में एंट्री मारी। रोनी ने बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारे सामने कोई दिखावा नहीं कर रहा हूं आहिली, मैं ऐसा ही हूं। हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है, मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से आज मैं ऐसे हालात में फंसा हुआ हूं और एक झूठी लाइफ जी रहा हूं, लेकिन इन सब में भी मैंने अपनी सच्चाई को छोड़ा नहीं। आहिली ने कहा, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी रोनी जिसकी वजह से तुमने अपने आप को ही बेच दिया? तुम्हें पता है ना रोनी, मैं लाइफ में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ और किया भी है, लेकिन झूठ और झूठे लोगों को बिल्कुल नहीं। और इस वक्त तुम और दी जो कर रहे हो वो मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है। मुझे तुम अच्छी लगते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रही हूँ और इसीलिए मुझे अंदर ही अंदर बहुत अकड़ हो गई है। अब तुम ये बताओ मैं क्या करूँ? रोनी कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा, आहिली, ये तो तुमसे भी नहीं छुपा है कि मैं भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन जैसे कि तुम जानती हो, मैं और आदित्य का एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, बल्कि मैं खुद भी आदित्य का साथ देना चाहता हूँ और मैं दूंगा। शायद हम तीनों ही ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहाँ ना तो एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। कुछ देर तक वहां बोट में एक अजीब सी खामोशी थी। फिर आहिली ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, पता है, बचपन में हम यहाँ बहुत आया करते थे मम्मी पापा के साथ। मुझे और पापा को यहाँ बैठकर आरती देखने में और बोट राइड करने में बहुत मजा आता था, लेकिन आरुति को ये कभी भी ज्यादा पसंद नहीं आया था। वो हमेशा जिद करती थी कि हम यहाँ से जल्दी निकलें, क्योंकि वो यहाँ पर बोर हो जाती थी और मम्मी पापा हमेशा उसकी वजह से जल्दी निकल जाते थे। वैसे भी हमारे घर में सबसे पहले भैया और उसके बाद आरुति की बात सुनी जाती थी। मुझे तो हमेशा हर बात सिर्फ माननी पड़ती थी, कोई कभी भी मेरी राय नहीं पूछता था।
आहेली ने आगे कहा, जब मैं दोस्तों के साथ घूमने लगी तब मैं अक्सर उन्हें फोर्स करके यहाँ लाती हूँ और अपने मन की हर बात पूरी करवाती हूँ। उनके बीच में कोई मुझे मना करने वाला या मेरी बात काटने वाला नहीं है। रोनी ने कहा, खुशकिस्मत हो तुम कि कम से कम तुम्हारा एक परिवार था जिनके साथ तुम घूम रही थी, खेल रही थी और जी रही थी। मुझे तो परिवार का मतलब ही नहीं पता था, क्योंकि घर में माँ बाप तो थे लेकिन क्या करने वाला या ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था। मैंने अपने आप को खुद संभाला है और यहाँ तक पहुंचा है। किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। मैंने तो तुम्हारी फैमिली के बीच में रहकर जाना है कि परिवार में लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। आहेली ने रोनी से कहा, इसीलिए ही तुम इतने डेस्परेटली इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो और इसके लिए किसी के छोटे पति बन जाओगे या किसी के भी साथ हो जाओगे। और अगर बात पैसों की है तो फिर मैं भी तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, क्या उन पैसों के लिए तुम मेरे साथ भी सो जाओगे? आहेली बिल्कुल सीरियस होकर रोनी के जवाब का इंतजार कर रही थी। शाम की आरती अब जोरों शोरों से चल रही थी। रोनी से आहेली ने जो सवाल किया था उसका जवाब देने में रोनी को थोड़ा समय लग गया। उसने पहले कुछ देर नदी की तरफ देखते हुए फिर आहेली से कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी बहन के साथ सो रहा हूं या नहीं? और अगर सो भी रहा तो वो पैसों के लिए या इसीलिए कि मैं उसके साथ सोना चाहता हूं? बताओ। आहेली खामोश हो गई। आहेली ने फिर सोचकर कहा, तुम जैसे लड़के जो जिंदगी भर सारी चीजों के लिए तड़पे हैं उनसे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं होती है। रोनी ने कहा, वाह, तुम जैसी हाई क्लास सो कॉल्ड पढ़ी लिखी लड़कियों से और बेहतर उम्मीद थी मुझे, लेकिन तुम तो वही टिपिकल ही निकली, बिगड़ी हुई। मतलब हमें जिंदगी भर कुछ नहीं मिला तो अब हम सब चीजों के लिए भूखे हैं, है ना? यही सोचती हो ना तुम, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। और वैसे भी तुम आखिर मुझे जानती ही कितना हो जो मेरे बारे में ऐसी सोच बनाकर बैठी हो। आहेली ने कहा, तुमने उस सोच को बदलने वाला कोई काम भी तो नहीं किया रोनी। पैसे चाहिए थे तो तुम कुछ काम भी कर सकते थे, लेकिन तुमने तो ये इजी शॉर्टकट चुन लिया। आखिर पैसे के साथ साथ लड़की भी तो फ्री में मिल रही है और वो भी आदित्य मुखर्जी जैसी लड़की। तुम जैसे लड़के के लिए ये बहुत बड़ी बात है। रोनी ने कहा, ओह, तो तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान है ना? तुम तो यही सोचती हो कि मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत कुछ फील करता हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि मैं चाहकर भी अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता हूँ। जैसे तुम अपने दिल की बात बेफिक्र होकर कह सकती हो, मैं वो नहीं कर सकता हूँ आहेली। मुझे वो आजादी नहीं है। एक बार कोशिश तो करके देखो रोनी, मैं सुनने के लिए तैयार खड़ी हूँ, तुम्हारी हर एक बात सुनूंगी, बस एक बार मुझे बोलकर तो देखो। आहेली ने रोनी का हाथ पकड़ के कहा। इस वक्त दोनों ही बहुत इमोशनल हो गए थे। रोनी ने आहेली से कहा, तुम बहुत ढीठ लड़की हो, आसानी से किसी बात को छोड़ती नहीं हो ना? आहेली ने हंसकर कहा, मेरे इसी नेचर की वजह से तो मेरे घरवाले मुझसे परेशान है कि मैं अगर एक बार उनके पीछे पड़ गई तो बस पड़ गई, और इसी बात से तुम्हारी होने वाली बीवी भी डरती है। दोनों साथ में हंसने लगे। रोनी को इस तरह आहेली के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। वो तो कब से उसके करीब आना चाहता था, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ ऐसे अकेले में कभी टाइम मिल ही नहीं पाया। और आहेली भी आज अपनी बहन की नजरों और उसकी बातों से दूर रोनी के साथ बहुत फ्री महसूस कर रही थी। वो तो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी जब वो रोनी के साथ कुछ पल अकेले में बिताकर उसे और अच्छे से जान पाएगी। रोनी ने आहेली से पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों बहनों में आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों एक दूसरे से तुम इस तरह लड़ती रहती हो? आहेली ने कहा, ये सवाल तुमने उनसे भी पूछा था? रोनी ने पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए कहा, पागल नहीं हूं मैं। आहेली मुस्कुराई और फिर उसने रोनी को बताया, पहले ऐसा नहीं था, पहले हम दोनों काफी क्लोज थे, हर बात एक दूसरे को बताते थे, हर चीज शेयर करते थे, लेकिन अचानक से पापा के डेथ के बाद मैं थोड़ा अलग हो गई थी। अब इसे डिप्रेशन कह लो या एक बाप को खोने का दुख, लेकिन मैं थोड़ी बदल गई थी। और अफसोस इस बात का है कि दी ने ये बात नहीं समझी। हम इतने करीब थे लेकिन फिर भी उसे मेरी प्रॉब्लम या मेरी हालत नजर नहीं आई, या उसने गौर ही नहीं किया, और वहीं से हम दोनों में दूरियां आने लग गई। दी वैसे भी अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई और मैं यहाँ अकेले रह गई। आहेली कुछ पल रुककर आगे बोली, लेकिन आदित्य का दी से मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात को लेकर नहीं थी, पर कुछ और बात भी है। रोनी उसकी तरफ देखने लगा। आहेली ने कहा, रोनी, तुम दी के साथ जुड़े हुए हो तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि आदित्य का दी बहुत झूठ बोलती है। अपने मतलब या अपने काम के लिए वो कोई भी झूठ बोल सकती है। रोनी ने उसकी आगे की बात खत्म करते हुए कहा, और तुम्हें झूठ से नफरत है, जानता हूँ ये बात, तुम मुझे बता चुकी हो। आहेली ने कहा, तो क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक झूठे इंसान के साथ शादी करने वाले हो, या तुम भी उन्हीं की तरह हो? रोनी ने सिगरेट की कुछ कश लेकर कहा, कम से कम मेरे साथ तो वो सच्ची है, मेरे साथ उसने कोई झूठ नहीं बोला है। आहेली ने कहा, झूठ तो मैंने भी नहीं बोला है, झूठ तो मैंने भी नहीं बोला है रोनी, फिर तुम मेरे सच को क्यों नहीं मान रहे हो? अभी भी वक्त है, आ जाओ मेरे साथ, चलो दोनों कहीं भाग चलते हैं। तभी जो लड़का उनकी बोट चला रहा था उसने कहा, भैया जी बोट राइड पूरा हो गया है। आहेली और रोनी ने एक दूसरे को देखा और दोनों नीचे उतर गए, और रोनी ने पैसे भर दिए। वहां से दोनों आरती देखने के लिए गंगा किनारे पहुंचे। रोनी वैसे तो ये पूजा पाठ और भगवान इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन यहाँ इस वक्त गंगा किनारे बैठकर आरती के मंत्रों को सुनकर उसे एक अजीब से सुकून का एहसास हो रहा था। उसने देखा कि आहेली भी आरती को देखने में जैसे खो सी गई थी और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। रोनी ने पहली बार आहेली का ऐसा रूप देखा था और वो इसे देखकर उससे और भी अट्रैक्टिव महसूस कर रहा था। उसे लगा कि आहेली ऊपर से तो एक मुखौटा पहनकर रखती है, पर अंदर से उसका दिल बहुत मासूम और प्यारा है। वो किसी को भी अपने दिल के अंदर झांकने नहीं देती है और ना ही किसी को अपने इतने करीब आने देती है। वो आहेली से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। आरती की वजह से वहां काफी भीड़ हो गई थी और तभी रोनी ने देखा कि एक आदमी ने आहेली को धक्का मारा। आहेली ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन रोनी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा कि उस आदमी ने जानबूझकर धक्का मारा था। रोनी उसके पीछे भागकर उसको मारने गया। तभी आहेली ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रोनी कहां जा रहे हो? रोनी ने कहा, आहेली मैं अभी आता हूं, उस आदमी ने जानबूझकर तुम्हें छुआ है, उसकी तो मैं। आहेली अब उसके सामने आकर खड़ी हुई और पूछा, तो अगर उसने मुझे छुआ भी हो तो तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा ना कि मुझे बचाओ, और फिर तुम्हारे दिल में इतनी आग क्यों लगी है? रोनी उसी आदमी को ढूंढ रहा था। तभी आहेली ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ बुलाया। दोनों की आंखें मिलते ही रोनी ने कहा, आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? आहेली ने कहा, तुम्हारा सच जो तुम्हारे दिल में है, बस एक बार उसको सुनो और वही करो। रोनी ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और थोड़ा रूड होकर कहा, नहीं कर सकता, जानती तो हो तुम, फिर क्यों बार बार एक ही बात दोहरा रही हो? आहेली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस अपने साथ मंदिर की तरफ ले गई। रोनी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था, वो बहुत बेसहारा महसूस कर रहा था। आहेली ने फिर उससे कहा, ओके आई एम सॉरी, अब आज के बाद मैं ये सब नहीं कहूंगी, लेकिन इस वक्त यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पेशली इसलिए क्योंकि याद तुम मेरे साथ हो, इसलिए हम और थोड़ी देर यहाँ इन मोमेंट्स के साथ में एंजॉय कर ले प्लीज। इतना कहकर आहेली रोनी के कंधे पर सर रखकर आरती देखने लगी। काफी देर वहां गुजारने के बाद रोनी ने आहेली से कहा, आहेली अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो
और वापस जाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। वहां अगर कोई मुझे ढूंढेगा तो मुझे इतनी देर नापाकर परेशान होगा। आहेली ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि? रॉनी ने कुछ नहीं कहा और पार्किंग की तरफ जाने लगा। आहेली ने उसे पीछे से आवाज दी और कहा, ओके, एक शर्त पर जाऊंगी, अगर तुम मुझे कुल्फी फालूदा खिलाओगे। यहाँ एक बहुत ही फेमस दुकान है जहां पर दुनिया का बेस्ट कुल्फी फालूदा मिलता है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ उसे बिना खाए नहीं जाती हूँ, इसीलिए तुम्हें भी वो खिलानी पड़ेगी अगर मुझे यहाँ से लेकर जाना है तो। रॉनी ने देखा कि आहेली सड़क की दूसरी तरफ इशारा करके चलने के लिए कह रही थी। वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए चुपचाप आहेली के साथ उस दुकान की तरफ गया। वहां जाकर आहेली ने 2 फालूदा का ऑर्डर दिया और बहुत एक्साइटेड होकर वेट करने लगी। उसको देखकर रॉनी को बड़ा मजा आ रहा था। फालूदा हाथ में मिलते ही आहेली बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसे बिहेव कर रही थी। उसने एक चम्मच खाया और आंखें बंद करके एंजॉय करते हुए कहा, यम। रॉनी ने भी खाया और उसने आहेली से कहा, वैसे फालूदा मुझे बहुत पसंद है, बचपन में मैं आइसक्रीम नहीं खाता था लेकिन मैंने फालूदा कभी नहीं छोड़ा। आहेली ने कहा, रियली? वाओ, अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी पसंद मिलती है। तुम्हें ये फालूदा खिलाने के लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। रॉनी ने कहा, थैंक यू, जिस पर आहेली ने वेलकम कहा। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े और रॉनी पैसेंजर सीट की तरफ जा रहा था। जब आहेली ने उसे पूछा, गाड़ी चलाओगे? रॉनी ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा। आहेली ने फिर से पूछा, ऐसे देख क्या रहे हो, गाड़ी चलाओगे या नहीं ये बताओ। रॉनी ने कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? आहेली पैसेंजर सीट की तरफ जाकर बोली, अगर प्रॉब्लम होती तो पूछते क्यों, मैंने देखा था पिछली बार तुम कैसे ड्राइविंग सीट की तरफ आज से देख रहे थे। वैसे पता नहीं कि ड्राइविंग सीट को देख रहे थे या उस पर बैठे हुए ड्राइवर को। रॉनी ने थोड़ा ब्लश किया। तभी आहेली ने कहा, अरे प्लीज ऐसी शक्ल मत बनाओ, ये तुम पर सूट नहीं करता है। वैसे भी आते वक्त तुम खूब सोए थे तो अभी मुझे नींद आ रही है, इसीलिए अब मैं सोऊंगी। वैसे पता है, बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें ये मौका मिल रहा है, वरना आज तक मैंने किसी को भी अपनी गाड़ी को हाथ लगाने नहीं दिया। आहेली अंदर घुसी और रॉनी भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन मुझ पर इस मेहरबानी की कोई खास वजह है? आहेली ने अपनी सीट को थोड़ा पीछे किया और कहा, है ना, आखिर तुम मेरे लिए स्पेशल और मुझे बहुत पसंद भी हो। उसने रॉनी को आंख मारी और आंखें बंद करके सो गई। रॉनी इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए बहुत खुश था। आखिर उसकी इतनी पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई थी। गाड़ी चलाते हुए वो हर थोड़ी देर में सोती हुई आहेली को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। जब वो दोनों लखनऊ वापस पहुंचे, रात के 2:30 बज चुके थे। होटल के बाहर गाड़ी पार्क करके रॉनी ने आहेली को उठाया। उठते ही आहेली ने इधर उधर देखा और कहा, कहां पहुंचे हम? रॉनी ने कहा, हम वापस पहुंच गए, होटल के बाहर खड़े हैं, चलो उठो। आहेली ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी आ गए, तुमने गाड़ी चलाई है या उड़ाई है? जैसे भी चलाई है, आके तुम्हें सही सलामत यहाँ पहुंचा दिया है, इसी में शुक्र मनाओ। रॉनी ने होटल में अंदर घुसते हुए कहा। आहेली भी उसके पीछे ही थी और उसने सरकास्टिक टोन में कहा, यहाँ पहुंचना कौन सी अच्छी बात है, अब सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा, फिर वही लोग, वही बातें, छोटी शादी, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक सब कुछ कितना अच्छा था, हमने कितना एंजॉय किया। रॉनी पीते हुए पल को याद करने लगा। आज वाकई में उसने आहेली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया था। वहां उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था और दोनों ने एक दूसरे से दिल खोलकर बहुत सारी बातें की थी। रॉनी ये बहुत टाइम से करना चाहता था, जब वो आहेली को और करीब से जानना चाहता था और आज उसे वो मौका मिला था। उसने आहेली से कहा, हाँ शायद ही कोई अपने किडनैपर को ऐसा कहेगा जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। आहेली ने लिफ्ट का बटन दबाया और पूछा, क्या? रॉनी ने लिफ्ट आने पर अंदर घुसते हुए कहा, थैंक यू मुझे ऐसे किडनैप करके लेकर जाने के लिए। शायद अगर तुम आज ऐसा नहीं करती तो हम कभी भी ऐसा वक्त नहीं बिता पाते। आहेली ने उसके करीब आकर कहा, और क्या तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा? रॉनी सिर्फ मुस्कुराया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। आहेली ने फिर पूछा, रॉनी सच बताओ, जो दिल में है। रॉनी ने धीरे से कहा, हाँ अच्छा लगा, मुझे तुम्हारे साथ आज वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। आहेली भी मुस्कुराई। जैसे ही उनकी लिफ्ट रुकी, रॉनी निकलने लगा क्योंकि उसका फ्लोर आ चुका था। आहेली इसके ऊपर वाले फ्लोर पर रुकी हुई थी। तभी आहेली ने रॉनी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में थोड़ी देर साथ में बैठते हैं, आई थिंक वी बोथ डिजर्व इट। रॉनी सोच ही रहा था और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और दोनों लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पर जाने लगे। कमरे में आ रही थी।